गुड इवनिंग। देखिए अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज अपन टॉपिक लेके आए हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो थर्ड टॉपिक था कि कौन कौन से एडजस्टमेंट है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी साझेदार के प्रवेश के समय किए जाते हैं। नए अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात की गणना, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। अब चौथा पॉइंट आज अपन लेके आए हैं, संपत्ति व दायित्व का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। संपत्ति व दायित्व का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज टॉपिक आज अपन लेके आए हैं चैप्टर में। तो देखिए संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities, assets and liabilities ये अपना टॉपिक है आज का। देखिए क्या होता है जब फर्म में कोई भी नया साझेदार प्रवेश लेता है या फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस स्थिति में जिस दिन वो प्रवेश लेता है या निवृत्ति यानी कि अवकाश ग्रहण करता है उस समय उसमें क्या है कि परिवर्तन हो जाता है। संपत्ति और दायित्वों में क्या है, परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उस दिन की स्थिति है वो स्टार्टिंग में जिस दिन बिजनेस शुरू करते हैं उस दिन की तरह की नहीं होती है। इसलिए संपत्ति और दायित्वों में क्या परिवर्तन हुआ उसका एडजस्टमेंट करने के लिए अपन लोग एक अकाउंट इसमें प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इसके बाद में अपन आगे चर्चा इसमें करेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाते की जो जनरल प्रविष्टियां हैं वो कैसे की जाती हैं, जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है घटता है जो भी है वो सारी की सारी चर्चा अपन इसमें आज के इस टॉपिक में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है, नया साझेदार प्रवेश लेता है या अवकाश ग्रहण करता है तो संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसका समायोजन करने के लिए जो खाता खोला जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। इस खाते की प्रकृति वास्तविक खाते की होती है। ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है इसकी प्रकृति की, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, रियल अकाउंट की प्रकृति इसकी होती है। कैसी होती है? रियल अकाउंट की प्रकृति इस खाते की होती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा आ गई। पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है या अवकाश ग्रहण करता है तो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए या इसका समायोजन करने के लिए जो खाता खोला जाता है उस खाते को क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए, अब बात करेंगे इसके लेखांकन की। अकाउंटिंग कैसे होती है इसकी, कैसे तैयार होता है ये खाता? लेखांकन, अकाउंटिंग इसका क्या, कई बार जनरल प्रविष्टि का क्वेश्चन भी इसका पूछ लिया जाता है। आपको कुछ मदद दे दी जाती है कि इसमें ये चेंज हुआ, इसमें ये चेंज हुआ, इसमें ये चेंज हुआ, तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी। तो देखिए अपन एक एक करके इसमें देखते हैं। नंबर 1, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। अच्छा, ये अपने को कैसे पता चलेगा? ये अपने को क्या है कि एक तो देंगे बैलेंस शीट। क्या देंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो दी होती है उस बैलेंस शीट के बेसिस पर नीचे इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे उसमें है मशीनरी, क्या है? मशीनरी। नीचे लिखेंगे कि मशीनरी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई।
बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी हुई, तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास रहेगी। अपने को ये देखना है, सबसे पहले अपने को ये पता रहना चाहिए कि भाई ये असेट्स होती है, ये लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। इन चीजों का अपने को पता होना जरूरी है। इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या एंट्री होती है, ये बात करेंगे। तो असेट्स के मूल्य में वृद्धि होगी तो सन्ड्री असेट्स, या सॉरी रेस्पेक्टिव लिख देते हैं, सन्ड्री नहीं लिखेंगे इसको, रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, रेस्पेक्टिव असेट्स का मतलब जो असेट्स है उसका नाम आ जाएगा यहाँ, रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए एक चीज और बता दूं, इसको रटना नहीं है, समझना है कैसे। असेट्स क्या होती हैं, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। क्या होता है, डेबिट। यदि किसी चीज का, किसी आइटम का जो बैलेंस डेबिट है और उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उसका बैलेंस और क्या करना पड़ेगा, उसको और डेबिट करेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि राम है वो 10,000 रुपए से डेबिट है और उसने और 5,000 उधारी की, तो राम को 5,000 से और क्या करेंगे अपन, उसको डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग 10,000 की है, वो 15,000 की हो रही, तो 5,000 से उसको और क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि असेट्स का शेष क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, दूसरी चीज, संपत्ति के मूल्य में कमी होने, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, ओके, डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन असेट्स। यदि असेट्स की वैल्यू कम होती है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जिसका बैलेंस डेबिट है उसमें कमी हो रही है तो उसका क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए इसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, टू रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, टू रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट। ये किसकी एंट्री हो गई, यदि डिक्रीज होता हो, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसमें एंट्री ये करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर के बिंदु पे बात करेंगे कि दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्व के मूल्य में कमी होती है, तो क्या एंट्री करनी है अपने को। तो देखिए दायित्व की बात करेंगे, थर्ड नंबर का पॉइंट लेते हैं। थर्ड नंबर के पॉइंट में अपन बात करेंगे दायित्व व आयोजन के मूल्य में वृद्धि होने पर, आयोजन के मूल्य में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर, यानी कि इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यदि दायित्व और प्रोविजन की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि लाइबिलिटीज और प्रोविजंस का जो बैलेंस जो होता है वो होता है क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो इसका मतलब और क्रेडिट होगा, तो यह एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज और प्रोविजंस अकाउंट, प्रोविजंस। अब प्रोविजन वो बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का हो सकता है, प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हो सकता है। तो वो जो भी प्रोविजन है उसमें यदि वैल्यू बढ़ रही होती है तो उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से की जाएगी। क्लियर है। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट अपना रहेगा डिक्रीज इन लाइबिलिटीज और प्रोविजंस। ठीक है, यदि प्रोविजंस और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, लाइबिलिटीज और प्रोविजंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर, बात समझ में आई होंगी कि यदि वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज और प्रोविजंस, और कमी होती है तो लायबिलिटीज प्रोविजंस दी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री अपन करते हैं। क्लियर, ठीक है, चलते हैं आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। ये थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। 5th पॉइंट पे ध्यान देना है। चिट्ठे में दर्ज नहीं संपत्ति शामिल होने
शामिल होने पर, चिट्ठे में दर्ज नहीं संपत्ति शामिल होने पर। समझ में आ गई बात कि असेट्स अराइज नॉट एंटर्ड इन बैलेंस शीट। यदि कोई ऐसी असेट्स अराइज हो गई जो बैलेंस शीट में एंटर नहीं है, मान लो कि आपके पास बैलेंस शीट में एक फर्नीचर नहीं है, लेकिन नीचे लिख दिया 5,000 रुपए का फर्नीचर जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है शामिल किया गया, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, असेट्स बढ़ने की ही एंट्री होती है, लेकिन ये पॉइंट एक अलग टाइप का आ गया। एंट्री क्या कर देंगे, रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बात समझ में, ठीक है। छठा पॉइंट, चिट्ठे में दर्ज नहीं दायित्व उत्पन्न होने पर, यदि कोई बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी नहीं लिखी गई है और वो अब इंफॉर्मेशन में उसको ऐड करना है, तो लायबिलिटी अराइज नॉट एंटर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं है और लायबिलिटी है वो अराइज हो गई, उत्पन्न हो गई, तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी, अराइज होने का मतलब क्या है, लायबिलिटी बढ़ गई, और यहां संपत्ति अराइज होने का मतलब क्या है, संपत्ति बढ़ गई। एंट्री अपने को वही करनी है, कंडीशन अलग है, वहां अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो फर्नीचर तो था ही नहीं इसमें, अब इसको कैसे करना है, ये तो एक क्लेम है 5,000 रुपए का, ये क्लेम तो चिट्ठी में दिखाया नहीं है, तो इसमें क्या माने, कमी माने, वृद्धि माने, इसलिए इसको अलग से अपन ने शो कर दिया, अलग से अपन को एक पॉइंट बना के और उसको लिख दिया कि ये इसका एंट्री करने का सिस्टम इसमें होगा। तो देखिए, असेट्स इंक्रीज का हो गया, असेट डिक्रीज का हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज का, लायबिलिटी डिक्रीज का। इसके अलावा 2 पॉइंट अपने और हो गए कि जो चिट्ठे में एंटर नहीं की हुई असेट्स है और आ गई तो ये करनी है, चिट्ठे में कोई लायबिलिटी एंटर नहीं है फिर ये आ गई तो अपने को ये एंट्री करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए देखिए, नहीं भी कहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट जहां आवश्यकता पड़ती है आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको लिखने में या समझने में आसानी रहे। और अब देखिए, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें एंट्रियां रह गई, एंट्रियां इसमें रही हैं, 2 एंट्रियां रही हैं जो अपन अभी कर लेते हैं। देखिए क्या एंट्रियां रही हैं, एंट्रियां हो गई इसमें 6, तो 7 नंबर की एंट्री की बात करते हैं। 7 नंबर, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो उसकी एंट्री क्या करनी है, तो उसकी एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जहां भी देखो प्रॉफिट की बात आती है वहां पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है, टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि भाई उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसमें नया तो आया ही है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से करनी है। ठीक, ये ओल्ड रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, किसमें करना है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। 8 नंबर, पुनर्मूल्यांकन से हानि होने पर, यदि लॉस हो जाती है, कि पुनर्मूल्यांकन में जरूरी थोड़ी प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकती है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो देखिए क्या एंट्री करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो देखिए एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन यदि होता है तो यहां एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री कर देंगे। यहां भी वही ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है इसको, ओल्ड रेशियो में जो आपको दिया हुआ मिलेगा उसी ओल्ड रेशियो में इसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होंगी। अब अपन उसका प्रारूप बनाएंगे, किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का
प्रारूप बना लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, सेम जैसे अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसा ही फॉर्मेट है वो रिवैल्यूएशन का होता है। पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम होते हैं इसमें, ठीक है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है। ये 4 कॉलम इसमें बनेंगे। बात समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एंट्री अपन ने कर ली, हेडिंग में एक बार लिख देता हूं इसके ऊपर, पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये तो क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, इसका खाते का प्रारूप हो गया। क्या लिखते हैं देखो, टू असेट्स, ठीक है। टू असेट्स डिक्रीज, असेट्स में डिक्रीज होगी तो लिखना है इधर डिक्रीज, ठीक है। टू लायबिलिटी इंक्रीज, टू प्रोविजन इंक्रीज, ठीक है। बाय असेट्स इंक्रीज, बाय लायबिलिटीज डिक्रीज, बाय प्रोविजंस डिक्रीज, ये लिखनी है अपने को। असेट्स में इंक्रीज और लायबिलिटी की डिक्रीज क्रेडिट साइड में, असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड में, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब असेट्स इसलिए लिखा है, यहाँ कोई भी है तो वो लिखना है, टू बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, यहाँ जैसे बाई मशीनरी है, बाई स्टॉक है वो लिखना है, ठीक है। बाई क्रेडिटर्स यदि कमी हो रही है तो, बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कमी हो रही है तो, यहाँ टू क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स यदि बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड वाले जैसे ए बी है वो आगे उनको ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना आया यहां लिख दिया, टोटल कर देंगे यहाँ पे। यहाँ मैं हिंट लिख रहा हूं, प्रॉफिट है इसमें, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल ए बी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां लिखनी है यदि लॉस है तो लिखनी है, ठीक है। अमाउंट डाल दिया, दोनों साइड का अमाउंट क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये इसका फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ऐसे बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज यहां ये समझनी है कि मान लो कि यदि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, एंट्री नहीं आती है तो आप बना सकते हैं। इधर की एंट्री कैसे बनाते हैं, इधर की जो चीजें होती हैं, इधर की जो चीजें होती हैं वो डीआर में आएंगी अंदर वाली, और हेडिंग 2 में चली जाएगी। हेडिंग कहां चली जाएगी, 2 में चली जाएगी। यानी कि यहां मान लो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन हो जाएगा। यहाँ क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन हो जाएगा। यहाँ बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाला है तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल DR2 रिवैल्यूएशन हो जाएगा। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन। इधर की बनानी है तो हेडिंग को डेबिट रखना है। हेडिंग को क्या करना है, डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल। तो ये अपना तरीका आप काम में ले सकते हो। दोनों में से एक भी चीज आती है तो दूसरी उसकी सहायता से आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया, छोटा सा पॉइंट है, उसकी अपन और चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात और करेंगे अपन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात अपन और करेंगे। एक पॉइंट आता है स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन
स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। समझते हैं क्या होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है? सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट के जैसा ही होता है, लेकिन ये कब बनाया जाता है? जब पुराने पार्टनर ये चाहे कि हम अपने बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, असेट्स का रिवैल्यूएशन वगैरह है उसको हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, किसके माध्यम से? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के माध्यम से करेंगे। लेकिन जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें अपन असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं। तो उस सिचुएशन में अपने को रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, बल्कि क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। इसकी डेफिनेशन पूछते हैं कई बार, ठीक है। जब नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार फर्म की संपत्ति व दायित्वों के मूल्यों में कोई परिवर्तन को चिट्ठे में दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो संपत्ति व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन करने हेतु जो खाता तैयार किया जाता है स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि जब नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार फर्म की संपत्ति दायित्व के मूल्यों में परिवर्तन को चिट्ठी में दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो संपत्ति दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे कहते हैं स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या कहते हैं? स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। देखिए इसमें बाकी की जो एंट्रियां जो अपन ने की हैं 6 एंट्रियां वो सेम एज रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है वैसे ही होनी है, संपत्ति के मूल्य में कमी है वैसे ही करनी है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि है वैसे ही करनी है, दायित्व के मूल्य में कमी है वैसे ही करनी है, कोई चेंज नहीं करना है। यदि कोई संपत्ति नहीं है वो आई है तो उसको वैसे ही करना है जैसे किया है। यदि कोई दायित्व है पहले से नहीं है अब आ रहा है तो उसको भी वैसे ही दर्ज करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहां चेंज क्या होगा? लाभ होने पर यदि मान लो रीवैल्यूएशन बनाया और उसमें लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्रॉफिट यदि उसमें हो रहा है तो उसका समायोजन देखिए कैसे करना है, ध्यान देना इस पे। करेंगे 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी यहाँ पे। कैसे करेंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब यही एक एंट्री अपने को और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑल पार्टनर्स विद न्यू, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नए को मिलाते हुए की बात कर रहा हूं, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री और करेंगे, लेकिन ये कौन से रेशियो में होगी? न्यू रेशियो में। जो आफ्टर एडमिशन के बाद में जो न्यू रेशियो आता है उसमें उसी प्रॉफिट को वापस क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि दोनों साइड लिखा जाएगा। ये क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के, और ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जिससे कि जो अंतर है वो अपने आप, उसका अंतर है वो समाप्त हो जाएगा और अपने को संपत्ति दायित्व के मूल्य में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां एक नोट डाल रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है। हानि होने पर इनकी विपरीत प्रविष्टि होगी, इनकी विपरीत प्रविष्टियां होगी।
जो अभी 2 एंट्रियां की हैं उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री कर देना इसमें, जब यदि हानि हो तब। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपन इसके क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, आगे का बिंदु लेंगे। आगे का बिंदु अपने आएगा पूंजी का समायोजन, लेकिन उससे पहले अब यहां तक की स्थिति के अपन क्वेश्चन देखेंगे कि 4 नंबर के क्वेश्चन में जो पहले 6 नंबर का आता था, आज उसका पैटर्न है वो 4 नंबर का हो गया, कैसा क्वेश्चन आता है और उसको कैसे सोल्व अपने को करना है, इस चीज के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।